किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अध्याय का शीर्षक है पूंजीवादी समाज। ये इस अध्याय का पहला भाग और श्रृंखला की 5वीं कड़ी है। मार्क्स के जीवन का सबसे बड़ा भाग पूंजीवाद के अध्ययन में बीता था। उन्होंने उत्पादन के उस ढंग का अध्ययन किया था जो ब्रिटेन में सामंतवाद की जगह लेने में सफल हो चुका था और पिछली शताब्दी में सारे संसार में अपने को कायम कर रहा था। उनके अध्ययन का उद्देश्य पूंजीवादी समाज की गति के नियम का पता लगाना था। पूंजीवाद सदा से कायम नहीं था, वो धीरे धीरे बढ़ा। मार्क्स के समय में भी पूंजीवाद का वो रूप नहीं था जो ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के पिछले भाग में औद्योगिक क्रांति के समय था। अतः मार्क्स के सामने ये समस्या नहीं थी कि वो अपने समय के पूंजीवादी उत्पादन का वर्णन करें, बल्कि समस्या ये थी कि उसका ऐसा विश्लेषण करें जिससे पता चले कि पूंजीवाद किस दिशा में और क्यों बदल रहा है। ये एक नया दृष्टिकोण था। आर्थिक सवालों पर लिखने वाले दूसरे लेखक पूंजीवाद को उसी रूप में लेते थे जो उनको सामने दिखाई पड़ता था और उसका वर्णन इस ढंग से करते थे मानो वो कोई शाश्वत अपरिवर्तनशील व्यवस्था हो। परंतु मार्क्स की दृष्टि में इतिहास की दूसरी व्यवस्थाओं की तरह उत्पादन की व्यवस्था भी बराबर बदल रही थी। अतएव मार्क्स के अध्ययन से जो चीज निकली उसमें वर्णन मात्र नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी भी थी, क्योंकि वो ये देखने में समर्थ हुए थे कि वास्तव में पूंजीवाद किस प्रकार विकसित हो रहा है। पूंजीवादी उत्पादन सामंती काल के व्यक्तिगत उत्पादन से पैदा हुआ था। उत्पादन के विशेष सामंती ढंग में वस्तुएं प्रायः स्थानीय उपयोग के लिए ही तैयार होती थीं। अर्धगुलाम किसान अपने लिए और अपने सामंती प्रभुओं के लिए अनाज, कपड़ा और दूसरी वस्तुएं पैदा करते थे। जब चीजें ज्यादा तैयार होने लगी, यानी जब जन समूह विशेष की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन होने लगा, तब बची हुई अतिरिक्त पैदावार को दूसरे देशों से या उसी देश के दूसरे हिस्सों से लाई गई चीजों के बदले में बेचा जाने लगा। परंतु पैदावार का मुख्य भाग अब भी पैदा करने वाले समूह एवं उस पर सामंती अधिकार रखने वाले भूस्वामी के ही उपयोग में आता था। इस ढंग के उत्पादन की जगह मुनाफे के लिए होने वाला उत्पादन उसी समय धीरे धीरे शुरू हुआ जब सामंती इकाइयां टूटने लगी। मुनाफे के लिए पैदावार का होना ही पूंजीवाद की आवश्यक निशानी है। मुनाफे के लिए पैदावार में दो चीजें जरूरी थी। किसी के पास इतने साधन हो कि वो उत्पादन के यंत्रों को, यानी काटने व बुनने की मशीनों आदि को खरीद सके, और दूसरे कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास अपने कोई उत्पादन के यंत्र या ऐसे साधन न रह गए हों जिनसे वे अपनी जीविका कमा सके। दूसरे शब्दों में, एक तो पूंजीपति हो जिनके पास उत्पादन के साधन हो, और दूसरे मजदूर हों जिनके पास जीविका का एकमात्र साधन पूंजीपतियों की मशीनों पर काम करना ही रह गया हो। मजदूर अब सीधे अपने लिए या अपने नए मालिक यानी पूंजीपति के लिए निजी इस्तेमाल के लिए चीजें तैयार नहीं करते थे। अब वे इसलिए चीजें तैयार करते थे कि पूंजीपति उन्हें बेचकर रुपया पैदा कर सके। इस प्रकार बनाई गई चीजों को माल कहा जाता है। माल उन वस्तुओं को कहते हैं जो बाजार में बेचने के लिए पैदा की गई हों। अब मजदूर को मजदूरी मिलती थी और मालिक को मुनाफा। इस्तेमाल करने वाला माल के दाम देता था। पूंजीपति उसमें से मजदूरी, कच्चे माल के दाम और उत्पादन के दूसरे खर्च चुकाता था। जो कुछ बचता था वो उसका मुनाफा होता था। ये मुनाफा आता कहां से था? मार्क्स ने बताया कि मुनाफे का कारण ये नहीं हो सकता कि पूंजीपति अपने माल को उसके मूल्य से अधिक दामों में बेचता है, क्योंकि इसका मतलब तो ये होगा कि सभी पूंजीपति
हमेशा एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, और जब एक पूंजीपति इस तरह का मुनाफा कमाता है तब दूसरे को जरूरी तौर पर घाटा होता है। मुनाफे और नुकसान का हिसाब बराबर हो जाता है और सभी पूंजीपतियों को मिलाकर होने वाले आम मुनाफे के मद में कुछ भी नहीं बचता। इससे नतीजा ये निकला कि बाजार में किसी चीज का जो मूल्य उठता है उसी में मुनाफा भी शामिल होना चाहिए, यानी मुनाफा पैदावार के दौरान में ही पैदा हो जाना चाहिए, न कि उसके बाद माल की बिक्री के समय। इसलिए मुनाफे के स्रोत का पता लगाने के लिए उत्पादन की क्रिया की खोजबीन करनी होगी और देखना होगा कि उत्पादन में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो अपनी लागत यानी अपने मूल्य से अधिक मूल्य उसमें जोड़ देती है। परंतु इसके पहले ये पूछना पड़ेगा कि मूल्य का क्या मतलब है। साधारण भाषा में मूल्य के दो बिल्कुल भिन्न अर्थ हो सकते हैं। एक तो उपयोग की दृष्टि से किसी चीज का कोई मूल्य हो सकता है, जैसे प्यासे के लिए पानी का बड़ा मूल्य होता है, या अमुक आदमी के लिए अमुक चीज का भावनात्मक मूल्य हो सकता है। परंतु साधारण भाषा में इस शब्द का एक और भी अर्थ है। उस अर्थ में हम मूल्य शब्द का प्रयोग उस समय करते हैं जब कोई चीज बाजार में बिकती है या किसी बेचने वाले के द्वारा किसी खरीदार को बेची जाती है। इसे उस चीज का विनिमय मूल्य कहते हैं। ये तो सही है कि पूंजीवादी व्यवस्था में भी ये संभव है कि कुछ विशेष चीजों को कुछ खास खरीदारों के लिए ही तैयार किया जाए और उनके विशेष दाम तय कर लिए जाएं। परंतु मार्क्स इस प्रकार की विशेष अवस्था पर नहीं बल्कि आम पूंजीवादी उत्पादन पर विचार कर रहे थे। उस व्यवस्था में हर तरह का करोड़ों क्विंटल सामान आम बाजार के लिए तैयार किया जाता है। वहाँ कोई भी खरीदार उसे खरीद सकता है। इसलिए सवाल ये है कि बाजार में चीजों का सामान्य विनिमय मूल्य कैसे निश्चित होता है। उदाहरण के लिए 1 मीटर कपड़े का विनिमय मूल्य 1 पिन से ज्यादा क्यों होता है? विनिमय मूल्य रुपए से नापा जाता है। एक चीज कुछ रुपयों के मूल्य की होती है या उसके बराबर होती है, परंतु वो कौन सी बात है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की चीजों के मूल्यों की एक दूसरे से तुलना की जा सकती है, चाहे रुपयों के द्वारा की जाती हो, चाहे सीधे उनकी अदला बदली करके। मार्क्स ने बताया कि विभिन्न चीजों की एक दूसरे की तुलना उसी समय संभव है जब उन सब में कोई एक समान बात मौजूद हो। कुछ में वो बात कम होगी और कुछ में ज्यादा, और सिर्फ इसी तरह उनकी तुलना की जा सकेगी। जाहिर है कि सब चीजों में मौजूद रहने वाली ऐसी बात वजन, रंग या उनका कोई और शारीरिक गुण नहीं हो सकता। इससे भी काम नहीं चल सकता कि जीवन के लिए किस चीज का कितना उपयोग मूल्य है। मसलन आवश्यक खाद्य पदार्थों का मोटरों से कहीं कम विनिमय मूल्य होता है। किसी और दूसरे हवाई गुण से भी बात नहीं बनेगी। केवल एक ही बात है जो सभी तरह की पैदावार में समान रूप से पाई जाती है, वो ये कि सभी चीजें इंसान की मेहनत से पैदा होती हैं। यदि किसी चीज को पैदा करने में ज्यादा मेहनत लगती है तो उसका विनिमय मूल्य भी ज्यादा होता है। विनिमय मूल्य इस बात से निश्चित होता है कि किसी चीज पर कितनी मेहनत लगी है या कितना श्रम काल उसके उत्पादन में लगा है। परंतु जाहिर है इसका मतलब हर एक व्यक्ति की अलग अलग मेहनत से नहीं है। जब चीजें आम बाजार में बेची और खरीदी जाती हैं तब अलग अलग चीजों के रूप में उनके विनिमय मूल्य नहीं रहते, बल्कि एक औसत निकल आता है। और एक विशेष तरह के एक विशेष वजन वाले कपड़े के मीटर भर के विशेष टुकड़े का विनिमय मूल्य इस बात से निश्चित होता है कि उस प्रकार का कपड़ा तैयार करने में सामाजिक दृष्टि से आवश्यक औसत श्रम काल कितना लगा है। पूंजीवाद के अंतर्गत पैदा होने वाली चीजों का विनिमय मूल्य यदि इस आधार पर निश्चित होता है तो फिर ये कैसे तय होता है कि मजदूर को यानी सचमुच पैदा करने वाले को कितनी मजदूरी मिले? मार्क्स ने भी सवाल को ठीक इसी ढंग से पेश किया था। हम जानते हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत श्रम शक्ति या इंसान की मेहनत करने की ताकत का भी बाजार में एक विनिमय मूल्य होता है। इसलिए सवाल उठता है कि पूंजीवाद के मातहत पैदा होने वाली दूसरी चीजों और इस श्रम शक्ति में क्या बात समान रूप से मौजूद है? ये और कोई बात नहीं है, वही बात है जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि किसके द्वारा सामान्य वस्तुओं का विनिमय मूल्य निश्चित होता है, अर्थात ये बात कि उन्हें पैदा करने में कितना श्रम काल लगता है। श्रम शक्ति पैदा करने में लगने वाले श्रम काल से क्या मतलब है? मतलब है ये कि मजदूर को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन, कपड़ा और घर आदि तैयार करने में कितना समय
यानी सामाजिक दृष्टि से आवश्यक औसत समय कितना लगता है। सामान्य पूंजीवादी समाज में उन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है जो मजदूर के परिवार के लोगों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती हैं। इन तमाम चीजों को पैदा करने में श्रम काल आवश्यक होता है और उसी से मजदूर की श्रम शक्ति का विनिमय मूल्य निश्चित होता है, जिसे वो मजदूरी के बदले में पूंजीपति को बेचता है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 5वां भाग। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।